गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेश एकेडमी। आज जो है मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी क्लास 7th चैप्टर जो फर्स्ट है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन के पड़तालों को आज हम डिस्कशंस करेंगे। इस चैप्टर में जो है हम ये डिस्कशंस करने वाला हूं मैं आप लोगों के साथ कि आखिरकार कई हजारों वर्ष पूर्व क्या क्या या किस इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले होंगे या क्या क्या चेंजेस हुए होंगे। तो आप जो है इस चैप्टर को अंत तक जरूर देखें। तो आइए हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक टर्मिनोलॉजी बताना चाहूंगा जिसको हम बोलेंगे एक मानचित्रकार। तो मानचित्रकार आप किसे कहेंगे? मानचित्रकार एक ऐसा व्यक्ति होता था जो मानचित्र या नक्शा बनाता था। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो मानचित्र या नक्शा बनाता था उस व्यक्ति को हम बोलते थे मानचित्रकार। क्या बोलते थे उसको? हम बोलते थे मानचित्रकार। तो ऐसे ही हम ज्योग्राफर को देखेंगे आज की डेट में कि दो ज्योग्राफर ऐसे होंगे। एक ज्योग्राफर का नाम होगा वो होगा अल इदरीसी, जो कि ये क्या करेंगे 1154 ईस्वी में एक नक्शा बनाएंगे। सेकंड जो मानचित्रकार रहेगा वो रहेगा फ्रांसीसी। सेकंड जो नक्शा रहेगा आपके चैप्टर में वो रहेंगे हमारे फ्रांसीसी, जो कि 1720 ईस्वी में एक मैप बनाएंगे। तो ये दोनों जो ज्योग्राफर होंगे ये जो नक्शे बनाएंगे अलग अलग टाइम, तो आप देखेंगे कि अल इदरीसी कब नक्शा बनाएगा तो वो बनाएगा 1154 ईस्वी में, और वहीं जो फ्रांसीसी जो ज्योग्राफर होगा वो बनाएगा 1720 ईस्वी में। तो लगभग दोनों में जो है 600 वर्षों का जो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। प्लस आपको इन दोनों नक्शों में जो है काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो फाइनली नक्शा हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट होता था? नॉट इवन आज के युग में, लगभग कई हजारों वर्ष पहले भी जो था हम मैप की आवश्यकता पड़ती थी ताकि आप जो है आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें, व्यापार कर सकें, और उनकी जो सांस्कृतिक है, पॉलिटिकल है, उनकी कई सारी जो अलग अलग देशों की अलग अलग गतिविधियों को आप आसानी से समझ सकें। तो ये जो यूरोपीय लोग होते थे या यूरोपीय जो नाविक लोग होते थे वो इस मैप का बड़ा ही आसानी से उपयोग करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान या व्यापार करने के लिए इसका प्रयोग किया करते थे, मानचित्र का। तो अब हम देखते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक जो कि दिया गया है हमारी शब्दावली। नई शब्दावली और पुरानी शब्दावली में आपको कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो हम डिस्कशंस करते हैं। तो अब हम समझते हैं नई और पुरानी शब्दावली को। नई और पुरानी शब्दावली में आप देखेंगे कि जैसे कि भाषा जो है समय के साथ साथ, किसके साथ साथ? समय के साथ साथ भाषा जो है वो भी परिवर्तित आपको देखने को मिलेंगी। उदाहरण के लिए मैं आपसे बोल दूं, फ्रांसीसी जो भाषा रहेगी, मध्य युग की फ्रांसीसी भाषा और आधुनिक युग की फ्रांसीसी भाषा में आपको दोनों में अंतर देखने को मिलेगा। मतलब जो मध्य युग की जो फ्रांसीसी भाषा रहेगी और आधुनिक युग की जो फ्रांसीसी भाषा रहेगी उसमें व्याकरण का ही अंतर नहीं, जबकि शब्दों में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर ले लें हिंदुस्तान। उदाहरण के लिए मैंने आपसे बोल दिया क्या? हिंदुस्तान। डेट मीन्स इसका मतलब हो गया है आज की डेट में इंडिया या भारत, ठीक है ना। और आज की डेट में यदि आप देखेंगे कि 13वीं सदी में, लगभग कौन सी सदी में? 13वीं सदी में आप देखेंगे कि मिन्हाज ए सिराज ने इस हिंदुस्तान शब्द को जो था पंजाब, हरियाणा, गंगा, यमुना क्षेत्र तक ही सीमित बताया। किसने? मिन्हाज ए सिराज जो थे उन्होंने जो था इसका हिंदुस्तान का मतलब जो था वो कहाँ का था? इसका मतलब था केवल किसको? केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना क्षेत्र तक सीमित था। ये कब उन्होंने बोला? 13वीं सदी में। ऐसे ही हम देखेंगे 14वीं सदी में जो रहेंगे हमारे अमीर खुसरो इस हिंदुस्तान को क्या बोलेंगे? हिंद बोलेंगे सर, ए हिंद, जो कि वो लिमिटेशंस उनकी रहेंगी। जबकि आज की ज्योग्राफी और पुरानी ज्योग्राफी में दोनों में आपको अंतर देखने को मिलेगा। सेकंड हम बात कर लेते हैं बाबर की, जो कि 16वीं सदी में बताएंगे हिंदुस्तान का मतलब। तो हिंदुस्तान कहां तक फैला रहेगा बाबर के अकॉर्डिंग? हिंदुस्तान में वो बोलेंगे भूगोल और
पशु पक्षी और वहां की जो सांस्कृतिक है का वर्णन कौन बताएंगे? ये बाबर बताएंगे 16वीं सदी में हिंदुस्तान का मतलब। तो आप देखेंगे कि अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग टर्म से हिंदुस्तान को डिनोटेट करेंगे। डेट मींस मिराज सिराज केवल हिंदुस्तान को कहां तक समझा पाएंगे? केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा के क्षेत्र तक। वहीं बाबर आप देखेंगे तो बाबर उनके भूगोल, पशु पक्षी और संस्कृति का वर्णन जो है वहां का करेंगे हिंदुस्तान का। ये कई सारे वर्ष पूर्व हमने देखा। अब हम देखते हैं कि आखिरकार इतिहास के स्रोत क्या क्या होते हैं। आखिरकार हम इतिहास को कैसे जान पाते हैं कि आखिरकार हजारों वर्ष पूर्व क्या हुआ होगा। तो हम पहले एक नजर अब जो है इतिहास के स्रोत को जान लेते हैं। सेकेंड पॉइंट, इतिहासकार और उनके स्रोतों को हम जान लेते हैं कि आखिरकार हमें कई साल पहले या 1000 वर्ष पूर्व हमें कैसे पता चला था कि कौन शासक किस टाइम शासन करता था। तो हम जो है कुछ इतिहासकार जो होते थे तो वो जो थे, पहला जो था सिक्कों से एनालिसिस करते थे। सिक्कों का एनालिसिस करके वो बता देते थे कि ये जो सिक्के हैं वो किस सन में या किस सदी में चला करते थे। सेकेंड जो इतिहासकार के जो स्रोत होते थे वो होते थे अभिलेख, कि आखिरकार कौन इतिहासकार कब किसने क्या अभिलेख या शिलान्यास पर लिखा। सेकंड जो होता, थर्ड जो होता था वो होता था स्थापत्य, यानी कि किस इतिहासकार ने कब जो भवन निर्माण या कला की स्थापना करी, ये हो जाएगा थर्ड में स्थापत्य। और फोर्थ पॉइंट हो जाएगा लिखित सामग्री। लिखित सामग्री डेट मीन्स हो जाएगा जैसे कि पांडुलिपि हो गई, साहित्य हो गए, ग्रंथ हो गए, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? लिखित सामग्री के अंतर्गत। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पांडुलिपि होती थी वो भुर्ज नाम के एक पेड़ के पत्ते पर लिखी जाती थी। देन फिर उसको जो था संभाल कर रखी जाती थी। लेकिन क्या होता था, कई वर्षों तक ये रखी होने पर इनमें दीमक लग जाती थी, जो कि कुछ समय बाद जो होता था वो समाप्त हो जाती थी ऑटोमेटिकली। तो आप यहां पर देख ही पाएंगे कि जो पहले के जमाने में, यदि मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं कि आप मुझे बताइए कि पहले के जमाने में पेपर जो होते थे वो सस्ते होते थे या महंगे होते थे, तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि पहले के जमाने में पेपर तो बड़े इजी होते थे, पहले मिल जाया करते थे। जबकि ऐसा नहीं होता था। पहले के जमाने में जो पेपर इजी वे में नहीं मिल पाते थे, बहुत महंगे होते थे, जिसमें आपको साहित्य या ग्रंथ देखने को मिल जाएंगे। तो फिर ये जो कागज होंगे धीरे धीरे जो होंगे सस्ता होना चालू हो जाएंगे। अब वहीं मैं आपसे बोलूं कि आखिरकार ये जो अभिलेखागार होते हैं ये क्या होते थे। जैसे कि हमने देखा कि कई सारे अभिलेखागार हम पढ़ेंगे, उनको बाद में डिस्कशंस करेंगे। तो पहले हम ये समझे कि अभिलेखागार क्या होता है। तो अभिलेखागार कुछ नहीं, ऐसा एक स्थान होता है जहां दस्तावेजों को, जहां क्या कर रहे हैं, ऐसे साहित्य या ग्रंथों या दस्तावेजों को या पांडुलिपियों को, ये जो पांडुलिपियां हैं इनको संग्रहित करके रखी जाती थी। इन संग्रह काल को, ठीक है ना, इनको बोला जाता है अभिलेखागार। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इतिहासकार कैसे रिसर्च करते होंगे, तो वो जो रहेंगे वो सिक्कों से, शिलान्यासों से या भवन निर्माण से, साहित्य से या ग्रंथों से वो पता कर पाते थे इतिहासकार कि आखिरकार कई साल पूर्व क्या हुआ था या कैसे उनके बारे में हम जानकारी, इंफॉर्मेशंस निकालें। तो वैसे ही हम देखेंगे एक जियाउद्दीन बर्नी, एक हिस्टोरियंस को हम पढ़ेंगे यहाँ पर, जियाउद्दीन बर्नी को। उसने अपना जीवन का वृतांत सबसे पहले कब लिखेंगे, तो वो लिखेंगे 1356 में। सबसे पहले जीवन वृतांत कब लिखेंगे, 1356 में। फिर इसके 2 साल बाद, ठीक है ना, इसके 2 साल बाद वो अपना एडिशंस निकालेंगे, यानी कि 1358 में, ठीक है ना। 1358 में एडिशन, तो कई सारे जो इतिहासकार होते थे वो अपने बुकों में या कई सारे चेंजेस करते रहते थे, ठीक है। तो वो निकालेंगे 2 साल बाद निकालेंगे 1358 में जियाउद्दीन बर्नी। तो क्या होगा कि 1971 तक किसी भी व्यक्ति को ये पहले जो जीवन वृत्तांत था इसके बारे में इंफॉर्मेशंस नहीं रहेगी। सब क्या करेंगे, इस सेकंड को ही क्या मानेंगे, ऐसे ही मानेंगे कि ये जो फर्स्ट जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखा गया 1958 में, जबकि ऐसा नहीं होगा। वो कहीं पे लेब में या अभिलेखागार में दब गया होगा। फिर बाद में 1971 में हमें पता चलेगा कि ये जो है ये पहले नहीं लिखा गया था, पहले लिखा गया था 1300 ईस्वी में जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखा गया था जीवन वृत्तांत, जिसमें
फिर एडिशंस करके उन्होंने 2 साल बाद 1358 में अपना जीवन वृत्तांत फिर से लिखा, या एडिशन जिसे मैं बोल दूं, वो उन्होंने जानकारी मिली। तो हम देख पा रहे हैं कि कैसे जो होंगे कई राइटर्स जो होंगे अपनी जो राइटर्स में भी या जो अपनी मेन जो बुक होंगी उनमें भी धीरे धीरे परिवर्तित करते चले गए होंगे। अब हम देखेंगे नए सामाजिक और राजनीतिक समूह पे हम जो चर्चा कर लेते हैं। तो मैं किस समय की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं सन 700 से लेके 1750 ईस्वी की बात के बीच में बात करेंगे। ये जो टाइम ड्यूरेशंस रहेगा, इसमें जो हिस्टोरियंस जो रहेंगे उनके लिए बड़ा ही ये जो समय होगा चुनौतीपूर्ण रहेगा। चुनौतीपूर्ण इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें कई सारी टेक्नोलॉजीज में या कई सारे कामों में हमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। यानी कि ये जो टाइम ड्यूरेशंस रहेगा इसमें कई सारे हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल में पहले हम बात कर लेते हैं नई प्रौद्योगिकी के बारे में। इसमें हमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो इसमें आप देखेंगे कि जो सिंचाई है उस सिंचाई में आप किसका प्रयोग होने लग जाएगा? रहट का प्रयोग होने लग जाएगा। रहट क्या होता है? रहट एक प्रकार से एक सर्कल टाइप के होता है जिसमें कि उसको चलाने से जो होता है पानी जो होता है ऊपर फ्लो होता चला जाता है, उसमें लगे होते हैं एक प्रकार से, आप देखेंगे तो उसमें एक प्रकार से डब्बे हुए टाइप से लगे हुए रहते हैं। तो क्या होगा? सिंचाई में रहट का प्रयोग हो जाएगा। यदि हम नई प्रौद्योगिकी के बारे में, नई टेक्नोलॉजीज के बारे में हम बात करें तो सिंचाई में आपको कहां देखने को मिलेगा? रहट में परिवर्तन देखने को मिलेगा। वहीं आप कतई की बात करेंगे, कतई में क्या का प्रयोग करने लग जाएंगे? चरखे का प्रयोग होने लग जाएगा। डेट मींस पहले क्या होगा? रुई लेंगे, रुई के थोड़े से लंबे लंबे रेशे करेंगे, फिर देन इसका क्या करेंगे? हम चरखे के द्वारा उसको एक धागा, एक रेशा जो रहेगा उसको धागा बना पाएंगे हम, धागा, और फिर उस धागे से जो रहेंगे कपड़ों या वस्त्रों का निर्माण हो पाएगा। तो नई प्रौद्योगिकी आपको कब परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो ये आपको 700 से लेके 1750 ईस्वी में कई सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सेम हमें देखने को मिलेगा युद्धों में। युद्धों में क्या होगा? अग्नेयास्त्रों जो शस्त्र होंगे, यानी कि अग्नि जो शस्त्र होंगे उनका प्रयोग जो होगा चालू हो जाएगा। तो इन शस्त्रों में क्या रहेगा? इन शस्त्रों में बारूदों का भी प्रयोग होने चालू हो जाएगा युद्धों में। तो ये सारे आप देखने को मिलेंगे किसमें? नई प्रौद्योगिकी में ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा कि खान पान में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो रहेगा इसमें आलू, मिर्ची, मक्का, चाय, कॉफी, इनका धीरे धीरे ट्रेडिशनली यूज होने लग जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स इनमें खान पान में भी आपको इस सदी में परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पर्यावास जो था उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। पर्यावास क्या होता है? तो पहले हम पर्यावास में देखेंगे कि आखिरकार पर्यावास क्या होता है। पर्यावास यानी कि किसी भी क्षेत्र में पर्यावरण, किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वाले को सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से होता है। पर्यावास डेट मीन्स क्या हो जाएगा? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले ऐसे कोई व्यक्ति जिनकी सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली क्या हो रही है? प्रभावित हो रही है, तो उसको बोला जाता है पर्यावास। तो इस पर्यावास में हम ले लेंगे जैसे कि वनवासी, ठीक है ना। वनवासी क्या करेंगे कि अपना स्थान उनको छोड़ना पड़ेगा। किस वजह से? चाहे वो फूड हो, वाटर हो, ठीक है ना, रहन सहन का काम हो, तो वो क्या करेंगे? शुरुआत में इस पर्यावास में मूव होते रहेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान मूव होते रहेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? ये एक प्रकार से कृषक बन जाएंगे। ये पर्यावासी क्या बन जाएंगे? धीरे धीरे स्टेब्लिश हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे? कृषक बन जाएंगे। और साथ साथ ये कृषि के साथ साथ क्या करेंगे? पशुपालन का भी प्रयोग करने लग जाएंगे। ये कृषि के साथ क्या करेंगे? पशुपालन, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या करेंगे? कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी प्रयोग करने लग जाएंगे। और धीरे धीरे वो कब कृषक बन जाएंगे वनवासी से? ये कब पे डिपेंड करेगा? ये उसके पर्यावास या उसकी भौगोलिक स्थिति के द्वारा पता चलेगा हमें। तो आप देखेंगे कि इस टाइम ड्यूरेशंस के दौरान भी आपको पर्यावास में भी कई सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा पुराने और नए धर्म के बारे में। डेट मीन्स जो पुराना धर्म था अब धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? आस्था में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। कहां परिवर्तन देखने को मिलेगा? आस्था में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। आस्था डेट मीन्स फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं हिंदू धर्म की। तो हिंदू धर्म में भी क्या होगा कि नए नए देवी देवताओं का प्रचार प्रसार चालू हो जाएगा। अब और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि राजा द्वारा क्या हो जाएंगे? यहाँ पर मंदिरों का भी निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा। और क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा हिंदू धर्म में? कि ब्राह्मणों का धीरे धीरे, ये जो मंदिरों में पूजा पाठ करेंगे उन ब्राह्मणों का भी क्या हो जाएगा? वर्चस्व आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहीं पर हम संरक्षण की अगर हम बात कर लें, एक शब्द होता है संरक्षण।
संरक्षण डेट मीन्स ऐसा एक धनी व्यक्ति या मूल धनवान व्यक्ति या प्रतिभावान प्रभावशाली ऐसे व्यक्ति जो किसी धर्म को संरक्षण प्रदान करते हैं, डेट मीन्स उस संरक्षण की हम बात कर रहे हैं। तो वहीं पर अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, किस धर्म की? हिंदू धर्म की बात करें तो उसका संरक्षण कौन करेगा? तो हिंदू धर्म का संरक्षण करेगा वो होगा ब्राह्मण। कौन होगा वहां पर? ब्राह्मण होगा। और सेकंड यदि हम बात करें इस्लाम धर्म की, ठीक है ना, सेकंड हम बात करें इस्लाम धर्म की, तो इस्लाम धर्म के जो संरक्षण होगा उसको बोला जाता था उलेमा। क्या बोला जाता था उसको? उलेमा कहा जाता था। इस्लाम धर्म बोल दूं तो उसके संरक्षक कौन कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा उलेमा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे धर्म के संरक्षण किया जाता था, और यह संरक्षण किसके द्वारा किया जाएगा? जो भी वहां के प्रतिभावान या शक्तिशाली वैभवशाली विद्वान जो व्यक्ति रहेंगे वो इन धर्मों का जो रहेंगे संरक्षण करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट चेंजेस हमें काय में देखने को मिलेंगे, वो मिलेंगे क्षेत्र और साम्राज्य में, ठीक है ना। क्षेत्र और साम्राज्य में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो परिवर्तन है जैसे कि चौल्य साम्राज्य बोल दूं, तुगलक बोल दूं, मुगल वंश बोल दूं, तो इन वंशों को जो हम आगे नेक्स्ट चैप्टरों में सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर में इन डिटेल जो है उसको डिस्कशंस करेंगे। आप केवल इतना भी ये समझ लें कि क्षेत्र और साम्राज्य में भी धीरे धीरे जो इनकी सीमा रहेगी वो घटती बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। मतलब किसी साम्राज्य जो रहेगा छोटा रहेगा, कोई बड़ा रहेगा, कोई सबसे बड़ा रहेगा, ऐसे ऐसे उनकी जो होंगी सीमा का विस्तारवाद होता रहेगा। ये किसमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे? ये हमें क्षेत्र और साम्राज्य में परिवर्तन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं समय और इतिहास के कालखंडों को कैसे विभाजित किया गया था। तो 19वीं सदी में, किस सदी की बात कर रहे हैं हम? 19वीं सदी की बात कर रहे हैं। तो 1900 सदी में एक अंग्रेज हिस्टोरियंस था, ठीक है ना, एक था अंग्रेज इतिहासकार या अंग्रेज जो बोल दूं हिस्टोरियंस था। उसने भारत के इतिहास को 3 खंडों में विभाजित करा, या मैं 3 पार्ट्स में क्या करा? डिवाइड करा। तो पहला उसने पार्ट्स बोला एज ए हिंदू, किस आधार पे करा उसने? एज ए हिंदू। सेकंड को बोला मुस्लिम, एंड थर्ड को बोला उसने ब्रिटिशर्स, ठीक है ना। थर्ड को क्या बोला उसने? ब्रिटिशर्स। इस जो 19वीं सदी में एक अंग्रेज इतिहासकार था, उसने क्या करा? भारत के इतिहास को 3 खंडों में विभाजित करा, जिसको पहला उसने बोला हिंदू, सेकंड उसने बोला मुस्लिम, एंड देन थर्ड उसने बोला ब्रिटिशर्स। तो इसने आप देख रहे होंगे कि ये जो इतिहासकार था, या ये मैं बोल दूं ब्रिटिशर्स जो हिस्टोरियंस था, उसने आप देख रहे होंगे किस हिसाब से भारत के इतिहास को विभाजित करा। तो ऑब्वियसली बात है ये किस हिसाब से करा उसने? कास्टिज्म के रूप में, ठीक है ना। जातिवाद में बोल दूं, धर्मवाद जिसे मैं बोल दूं, तो धर्म के आधार पर इसने, इस हिस्टोरियंस ने भारत के इतिहास का विखंडन या कालखंडों को विभाजित करा। जबकि आप देख रहे होंगे कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि आखिर अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हमें ऐसा नहीं है कि केवल जो धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर ही हमारे जो परिवर्तन हुए होंगे। आप देख रहे होंगे कि 700 से लेके 750 में नॉट इवन एक ही जगह, आपको कई जगह अलग अलग परिवर्तन देखने को मिल रहे होंगे, चाहे वो प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हो या कृषि के क्षेत्र में हो, क्षेत्र और साम्राज्य के रूप में परिवर्तन हो। तो आप देखेंगे कि कई सारे जो रहेंगे चीजों में आपको परिवर्तन देखने को रहेंगे। प्लस कई इतिहासकार इस कालखंड को जो होगा मना कर देंगे, मानने से इनकार कर देंगे कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि चाहे वो 8वीं से लेके 11वीं सदी हो या 16 से लेके 18वीं सदी हो, सभी सदी में जो है को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में आपको कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इन सदी में जो है आपको हर रूप में परिवर्तन कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। जो कि इसने क्या करा है, अंग्रेज हिस्टोरियंस ने, उसने एक धर्म के आधार पर भारत के इतिहास को विभाजित कर दिया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आने वाली समय में क्या होंगे, आपके चेंजेस देखने को मिलेंगे, और उनको अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको के सामने मैंने डिस्कशंस करा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस हिसाब से हम जो है कालखंडों को विभाजित करना, जो कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स के रूप में है, वो बिल्कुल सरासर गलत रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।